Orientalism Summary by Edward Said. Orientalism is a 1978 book by Edward W. Said, in which the author establishes the eponymous term Orientalism as a critical concept to describe the West's common, contemptuous depiction and portrayal of the East, that is the Orient. Orient के सोसाइटी और पीपल्स वे हैं जो एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के स्थानों में निवास करते हैं। कहा कि पूर्वी दुनिया के बारे में पश्चिमी विद्वता के अर्थ में ओरिएंटलिज्म साम्राज्यवादी समाजों के लिए अटूट रूप से बंधा हुआ है, जिसने इसका उत्पादन किया, जो कि बहुत अधिक ओरिएंटलिस्ट काम को स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और शक्ति के लिए उपयोगी बनाता है। एडवर्ड साइड्स कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म आर इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटलिज्म। चैप्टर 1 द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म। चैप्टर 2 ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड रीस्ट्रक्चर्स। चैप्टर 3 ओरिएंटलिज्म नाउ। ओरिएंटलिज्म ओरिएंट की मनगढ़ंत विचारधाराओं का स्पष्ट अध्ययन है। राजनीतिक और सामाजिक विचारों का हेरफेर किया गया था और ब्रिटिशों द्वारा मुख्य रूप से उपनिवेश के दौरान पूर्व पर हावी थे। लेखक उन मतों और प्रचारों में गहराई से दिखता है जो पूर्व में औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा पूरित थे, जो महाद्वीप को नियंत्रित करते थे। ओरिएंटलिज्म ने 3 शताब्दियों पहले वापस आ गए। ओरिएंटल सामग्रियों का अनुवाद प्रमुख ब्रिटिश भाषा अंग्रेजी में किया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने उन लोगों को समझने के लिए इन सामग्रियों का अनुवाद करना आवश्यक समझा जिन पर वे शासन करना चाहते थे। कहा कि ओरिएंटलिज्म ज्यादातर ग्रंथों का विश्लेषण करता है, लेकिन वह दृढ़ता से मानता है कि विचारों, छवियों और अभ्यावेदन और वास्तविक भौतिक वास्तविकता के बीच कोई अलगाव नहीं है। इसलिए वह ग्रंथों के अपने विश्लेषण का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि कैसे ओरिएंटलिज्म ने सत्ता के वास्तविक संस्थानों और संयोजन के कारण नियंत्रण की एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रणाली के रूप में गठन किया है। सैन्य और साहित्यिक भ्रमण, दोनों राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रयासों, दोनों प्रशासनिक और मानवशास्त्रीय प्रथाओं और सिद्धांतों, सभी ने ओरिएंट पर यूरोप की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए एक साथ सेवा की। पश्चिमी उपनिवेशवासी स्वयं को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने ओरिएंट को स्वयं के पूर्ण विपरीत के रूप में देखा। ओरिएंटल मूल रूप से संपूर्ण एशियाई महाद्वीप था। यह पूरी तरह से विभिन्न संस्कृतियों के साथ कई देशों से बना है। इन सभी संस्कृतियों को एक संस्कृति में संक्षेपित किया गया था, जिसने उन्हें जानबूझकर गलत व्याख्या के लिए जगह बनाई। ओरिएंटलिज्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि औपनिवेशिक सरकारों द्वारा ओरिएंट में सत्ता का उपयोग करने, लाखों लोगों को नियंत्रित करने और पूर्व पर स्वायत्त नियंत्रण रखने की प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि उपनिवेशवाद कुछ हद तक खत्म हो गया है, मानसिकता, जीवन का तरीका और प्रतिनिधित्व जो औपनिवेशिक शासन के स्तंभ थे, अभी भी दुनिया में गहराई से निहित हैं। उपनिवेशवाद के बाद के रूप में कार्य करते हुए, यह मूल रूप से उपनिवेशवाद के अंधेरे पक्षों को उजागर करना चाहता है। यह उजागर करता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान की गई जानबूझकर धारणाएं 200 साल बाद भी क्यों बरकरार हैं। ये गलत धारणाएं अभी भी पूर्वी महाद्वीप के लिए हानिकारक हैं। इस प्रकार की सोच ने लोगों को विभाजित किया, जिन्होंने अपनी संस्कृति और जीवन के तरीके को वापस लेने के लिए संघर्ष का सहारा लिया। यह दुनिया के पूर्वी हिस्से के ईमानदार और शुद्ध तरीके से देखने के लिए संस्कृति के एक इच्छुक बाहरी व्यक्ति के लिए इसे और भी कठिन बना देता है। पश्चिम ने जानबूझकर पूर्व के लोगों को तर्कहीन, अति उत्साही और स्टेरियो के रूप में देखा जा सकता है, जो आमतौर पर मोहक और विदेशी होते हैं। ओरिएंटलिज्म के अध्ययन से पूर्वी दुनिया को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। इसने केवल दुनिया के पश्चिम के वर्चस्व को बढ़ावा दिया। पश्चिम के औपनिवेशिक स्वामी यहाँ तक दावा करते थे कि वे पूर्वी परिदृश्य और इतिहास के बारे में अधिक जानते थे, जो कि पीढ़ियों से वहाँ रहते थे। उपन्यास उन आधारों को बताता है जिन पर प्राच्य अध्ययन का निर्माण किया गया था। इसे पश्चिम के शोषक और नियंत्रित विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक बयान के रूप में भी देखा गया। ओरिएंटलिज्म के अध्याय 2 में एडवर्ड सेड ने आधुनिक समय में ओरिएंट के प्रति पश्चिमी रवैये में बदलाव का वर्णन किया है।
सईद ओरिएंटलिज्म के अनुसार ज्ञान के क्षेत्र के रूप में पश्चिमी दर्शकों के लिए गैर पश्चिमी दुनिया का रोमांटिककरण किया गया। ओरिएंट का आकार और सामग्री पश्चिमी आंखों के लिए पश्चिमी आंखों द्वारा तैयार की गई थी। ओरिएंट को विदेशी, धूप और रोमांटिक कल्पनाओं का देश बनना था। सईद बताते हैं कि 19वीं सदी में पश्चिम के अन्न के रूप में ओरिएंट ने एक नया आधुनिक आकार लिया, जिसने इसे अत्यधिक सभ्य, इसलिए जटिल और यहाँ तक कि अप्राकृतिक पश्चिमी दुनिया की तुलना में मानव अस्तित्व के अप्रकाशित और निर्दोष रूप के रूप में देखा। डंडा इसका मतलब यह नहीं है कि पश्चिमी लोगों ने ओरिएंट को उनसे बेहतर के रूप में देखा। इसके विपरीत ओरिएंटल्स की पवित्रता ने उन्हें परिष्कृत पश्चिम से नीच बना दिया। ओरिएंट की मासूमियत पश्चिम के लिए उन्हें नियंत्रित करने का औचित्य साबित करने के लिए थी, यहाँ तक कि अपने स्वयं के लिए भी। एडवर्ड साइड के ओरिएंटिज्म पर तीसरा और अंतिम अध्याय ओरिएंटलिज्म में सबसे हालिया, सईद के समय के घटनाक्रमों की खोज करने के लिए समर्पित है और जिस तरीके से ओरिएंट को माना गया था और जिसका इलाज किया गया था। Said concludes Orientalism by arguing that Orientals should get a less passive position in the construction of their own image. He also warns about the practice of making generalizations in human sciences. कहा कि औपनिवेशिकवाद का मूलाधार कैसे ओरिएंटलिज्म भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं में है, यह वर्णन करके ओरिएंटलिज्म का अध्याय 3 खोलता है। ओरिएंटलिज्म और उपनिवेशवाद दोनों ज्ञान और शक्ति की खोज से प्रेरित थे और उनके परिणाम और उत्पाद ज्ञान और शक्ति थे। ने कहा कि ओरिएंटल्स को अपनी छवि के निर्माण में कम निष्क्रिय स्थिति मिलनी चाहिए। वह मानव विज्ञान में सामान्यीकरण करने के अभ्यास के बारे में भी चेतावनी देता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।